हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले तक हम जो 12 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, अब है क्वेश्चन नंबर 13। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब देखो, आपको दे रखा है अदिश और सदिश वाला क्वेश्चन है। आपको दे रखा है, इसका एक रूल होता है, आपने इसके अदिश गुणज और सदिश गुणज, यानी कि ये जो आई वेक्टर आई जे के जो इसमें होते हैं, आई जे के का जो गुणा होता है, अगर डॉट प्रोडक्ट है तो अलग मल्टीप्लाई होता है, यानी कि उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अगर ये मल्टीप्लाई है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है, तो उस कंडीशन में आपके एक रूल लगता है। इस यहाँ पर आपने पढ़ा होगा आई जे और के कैप। यहाँ पे अगर तीर इस तरह से चल रहा है तो इसका आंसर प्लस ही आएगा, यानी कि आई इंटू जे जो होता है, आई इंटू जे के बनेगा वो भी प्लस का, जे इंटू के आई बनेगा वो भी प्लस का, के इंटू आई जे बनेगा वो भी प्लस का। लेकिन अगर इसको उल्टा करें, आई इंटू के जे बनेगा लेकिन माइनस का, के इंटू जे करेंगे गुणा करेंगे तो आई बनेगा, लेकिन किसका बनेगा, माइनस का, और जे इंटू आई करेंगे तो ये बनेगा माइनस का। तो ये माइनस के होते हैं और ये जो है वो प्लस के होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट, आई कैप जे इंटू के, जे इंटू के इस तरह चल रहा है तो आई आएगा प्लस का, आई कैप सॉरी। फिर उसके बाद प्लस जे कैप इंटू आई इंटू के, आई इंटू के उल्टा चल रहा है तो माइनस का जी हो जाएगा। फिर उसके बाद के कैप आई इंटू जे, आई इंटू जे सीधा चल रहा है तो प्लस के आ जाएंगे। इसका रूल होता है, जब आपके पास ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है तो आई इंटू आई जो होता है वो 1 के बराबर होता है, प्लस जे इंटू जे, जे जो है जो 1 होता है, लेकिन किसका हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। फिर के इंटू के प्लस का 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, आंसर जो आएगा इसका 1 राइट आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, इस तरह से इसको याद करेंगे। ध्यान रहे, अगर यही आई डॉट आई आई, आई डॉट आई ऐसा आ जाता है तो हम इसकी वैल्यू क्या लेते हैं, सॉरी आई डॉट जे आ जाए तो इसकी वैल्यू 0 होती है, ध्यान दें। और जे डॉट के आ जाए तो भी इसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है। और इसमें इसके अंदर जो लेते हैं वो अगला मान लेते हैं, इसके अंदर जो है अगला मान ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, क्वेश्चन नंबर 14। इसका आपको दे रखा है, एक ए सदिश है और एक बी सदिश है। आपको दोनों का मल्टीप्लाई पूछा गया और फिर उसका सारणिक भी आपको ज्ञात करना है, उसका परिमाण भी ज्ञात करना है। तो पहले a इंटू बी करते हैं। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है a इंटू बी का, आपने पढ़ा होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी हम इसको यूज करते हैं, डेल्टा बराबर। तो इसका रूल क्या होता है, आई जे और के। पहला सदिश ये वाला है तो 1 माइनस के 7 और प्लस के 7, इधर से 3, फिर माइनस के 2 और प्लस के 2। आपको पता है ये ए सदिश और ये बी सदिश के जो मान होते हैं उनको हम लिख लेते हैं और हम इसका परिमाण ज्ञात कर देंगे। तो देखो, इसका परिमाण निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे ए इंटू बी। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर देते हैं। तो रो 1 के सापेक्ष करेंगे तो आई कैप, फिर आई इसको छोड़ देंगे, 2 इंटू 7 माइनस के 14, फिर माइनस 7 2 14 और माइनस के, और माइनस माइनस किसके हो जाएंगे, प्लस के। फिर माइनस जे कैप, ये ध्यान रहे, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, इधर भी सेम ही होता है, प्लस माइनस और प्लस। ये क्यों आते हैं तो आपको पता होगा, इनका जो क्रम है, इनका जो क्रम है, यानी कि ये A11 ये A12 और ये A13 होता है। A12 का मतलब 1 और 1 2 सम संख्या बन गई, इधर 12 का मतलब 1 और 3 विषम बन गई, और ये 2 सॉरी 13 3 और 1 4 प्लस बन जाते हैं। इस प्रकार से ये A21 और ये आई जे के बारे में जानते हैं आप, ए आई जे के बारे में जानते हैं। अब देखो जे बराबर, जे ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 2 इंटू 7 सॉरी 2 इंटू 1, यहाँ पे 2 इंटू कितना दे रखा है आपको, 1 दे रखा है। तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, फिर माइनस 7 या 21,
प्लस के कैप, के को छोड़ देंगे तो 2 इंटू 1 माइनस के 2 और प्लस माइनस बीच में माइनस और माइनस माइनस प्लस के 21। अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से 14 में से 14 जाएंगे तो 0 आई कैप आ जाएगा। फिर इधर 21 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 19, माइनस 19 को इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 19 जे कैप, फिर इधर प्लस के 19 के कैप। 0 को तो छोड़ देंगे, ये बचेगा आपके पास। इसका निकालना है सारणिक, तो सारणिक निकालने के लिए आपके पास पता है रूल। यहाँ कितना है 19 और इसका स्क्वायर, और इधर भी 19 और इसका स्क्वायर, तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा 19 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर। आपको पता है कि यदि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है तो हमेशा ये किसके बराबर आ जाता है, 2 रूट ए के बराबर आ जाता है। किसके बराबर आ जाता है, 2 रूट ए के सॉरी ए रूट 2 के बराबर आ जाता है। ए रूट 2 के बराबर आ जाता है। तो यहां से देखो 19 की स्क्वायर है, 19 की स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 19 रूट 2 आ जाएगा। आप चाहे इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास। आपको दे रखा है बिंदु P जेड अक्ष से लंबवत है। देखो जेड अक्ष आपको पता होगा, हम यहां से जेड को इस तरह बना देते हैं। एक्चुअल में जेड ऐसा होता नहीं है, जेड ये वाला होता है, ये जेड होता है। लेकिन हम इसको यहां नहीं दर्शा सकते तो हम इसको ऐसे दर्शा देते हैं। और ये कह रहा है जेड अक्ष से लंबवत है, जेड अक्ष से लंबवत है। तो मान लीजिए जेड अक्ष से अगर लंबवत है, ये वाला जो है इस पर लंब की स्थिति में, किस स्थिति में, इस पर लंब की स्थिति में है, इस तरह से है, तो इसके निर्देशांक जो है वो क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पता है। जेड अक्ष पर अगर कोई बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होंगे, तो हम ओवरऑल में यहां पर डायरेक्ट एक रेखा लिख लेता हूं, ठीक है। यहां से P बिंदु दे रखा, मान लीजिए ये P बिंदु है। यहाँ पर P के निर्देशांक x, y और z दिए गए हैं, और इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो देखो z अक्ष पर है ये बिंदु। अगर ये z अक्ष पर बिंदु है तो इसके निर्देशांक 0, 0, z होते हैं, ये हमें पता है। मान लीजिए ये Q बिंदु है, ठीक है। तो यहां से ये जो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है, मान लीजिए ये P है, यहाँ पे ये Q है। Q के निर्देशांक हमें पता है, P के ये x, y, z है, यहाँ पे O है। तो इस तरह से जो है इसको सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट ही। अब यहां से इसकी बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता है कि PQ बराबर x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस z का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा, x में से 0 जाएगा तो x स्क्वायर प्लस y में से 0 जाएगा y स्क्वायर, z में से z जाएगा 0 और 0 का स्क्वायर क्या आता है 0। तो ओवरऑल जो है आपके पास अगर वो बिंदु लंबवत है तो इसकी जो दूरी आएगी वो रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगी। इस तरह आ जाएगा स्टूडेंट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास। आपको दे रखा है, प्रायिकता का क्वेश्चन है, ये थ्योरी पर्सनालिटी का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। यदि पी ए और पी बी दे रखा है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि समुच्चय ए की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है। एक घटना ए मान लेते हैं, एक घटना बी है। आपको घटना ए की प्रायिकता दे रखी है, घटना बी की प्रायिकता दे रखी है, और आपको दोनों का इंटरसेक्शन भी दे रखा है। और आपसे पूछा गया पी ए बटा बी, तो पी ए बटा बी, पी ए बटा बी को आप पढ़ कर आए हो। इसका मतलब क्या होता है, जब बटा में बी आता है इसका मतलब बी का कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। अगर बी का कार्य पूरा हो ही चुका है तो फिर कुल परिणाम भी बी के बराबर ही आएंगे। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऊपर क्या आएगा दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन, ये आप पढ़ चुके हैं। अब यहां से रखेंगे दोनों का इंटरसेक्शन, आपको दे रखा है 4/13 और बी कितना दे रखा है 9/13। तो 13 से 13 कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 4/9, क्योंकि बी जो है वो पहले पूरा हो चुका है और आपको ये बताना है ए के पूरा होने की प्रायिकता। तो ए कब पूरा करेगा, तो ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/9 हो जाएगी। इसके अंदर यही होता है स्टूडेंट कि एक कार्य जो है वो पहले पूरा हो चुका होता है और दूसरे का आपको बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है कि दो पासे एक साथ उछालने पर कुल योग 5 आने की प्रायिकता, यानी कि दोनों अंकों का जो योग है वो 5 आने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है। आपको स्टूडेंट पता है कि दो पासों को यदि एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम आपके पास आते हैं 36, कुल परिणाम 36 आते हैं। ये भी आपको पता है कौन कौन से आते हैं, 1,2 सॉरी 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। इसी प्रकार 2,1 से लेकर 6,1 से लेकर 6,6 तक ये सारे परिणाम आते हैं, कुल 36। इसमें से पूछा गया कि अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता क्या है। तो देखो 5 वाला इसके अंदर 1 और 4 है, और इसके अंदर 2,3 आएगा, और इसके अंदर 3,1 वाली जो लाइन है इसके अंदर 3,2 जो है वो 5 आने वाले परिणाम है। 4 वाली में तो 4,1 है, ये 5 आने वाले हैं। तो 5 अंकों का योग 5 आने के परिणाम आपके पास 4 है, और कुल परिणाम आपके पास 36 है। तो इसकी जो प्रायिकता आएगी, यानी कि अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता, ये तो नॉर्मल हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटा में कुल, तो 4/36, इसको कैंसिल कर दो 1/9। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन है स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है, ये 18 नंबर क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि एक परिवार में दो बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले तो देखो ये कह रहा है एक परिवार में दो बच्चे हैं, तो यदि दो बच्चे हैं तो दो बच्चे हों तो कुल संभावित परिणाम, यानी कि कुल क्या बोलते हैं इसको, समष्टि, कुल समष्टि कितनी हो जाएंगे आपके पास, यानी कि S। हो सकता है दोनों लड़के हों, हो सकता है बड़ा लड़का हो छोटी लड़की हो सकता है बड़ी लड़की हो छोटा लड़का और हो सकता है दोनों ही लड़कियां हो। इस प्रकार ये कुल 4 परिणाम जो है वो हो सकते हैं। अब यहां से आपको कह रहा है कि यह ज्ञात है कि बच्चों में से एक बच्चा लड़का है, ये हमें ज्ञात है। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि घटना ए, दोनों बच्चे लड़का है। ऐसे कितने परिणाम है इसके अंदर, ऐसा एक ही परिणाम है जिसमें दोनों ही लड़के हैं, दोनों लड़के हैं। तो ये एक ही परिणाम दे रखा है दोनों लड़कों का। कौन सा है आपके पास, बी और बी, ये एक ही परिणाम दे रखा है। हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी 1/4, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम आ जाएंगे। अब दूसरा, माना कि घटना बी जो कार्य हो चुका है पहले ज्ञात है उसको हम हमेशा बी मानते हैं। तो यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से बच्चा लड़का है, एक बच्चा लड़का है, तो देखो एक बच्चा लड़का होने की संभावनाएं कितनी है। घटना बी, दोनों में से एक बच्चा लड़का है, दोनों में से बच्चा एक लड़का है। तो ऐसे कितने परिणाम है, ऐसे हैं देखो, यहाँ पे कम से कम एक लड़का है, यहाँ पे कम से कम एक लड़का है, यहाँ पे भी कम से कम एक लड़का है, यहाँ पे कोई लड़का नहीं है। तो ऐसे कितने परिणाम हैं, 3 है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4 हो जाएगी। अब यहां से मैंने आपको बताया था कि जब एक कार्य हो चुका हो और दूसरे के होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी हो, तो घटना कौन सी हो चुकी है, ये हो चुकी है कि दोनों बच्चे लड़के हैं, नहीं दोनों बच्चों में से एक बच्चा लड़का, ये घटना हो चुकी है। यानी आपको ज्ञात करना है PA/B ज्ञात करना। तो PA इंटरसेक्शन B बट्टा में PB, तो देखो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन देखो A में ये परिणाम है, B में ये परिणाम है, तो दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो एक ही आएगा। और PB इंटरसेक्शन बट्टा में 4, सॉरी इंटरसेक्शन एक है मतलब एक ही है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। B का कितना है, 3/4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 1/3 आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर C जो है वो सही हो जाएगा। स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, दोनों में जो कॉमन है, तो दोनों में ये B और B
कॉमन है, एक ही परिणाम है और इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। इस तरह से ये आपके 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, 6 क्वेश्चन आएंगे, तो 6 के 6 क्वेश्चन हम करेंगे। यहां से देखो, आपसे पूछा गया साइन इनवर्स एक ऐसा फलन है जिसका प्रांत ज्ञात कीजिए। तो याद रखो स्टूडेंट, ये सारी चीजें याद रखने वाली हैं। आपके पास बड़ी सारी इसकी सारणी दे रखी है, सभी इनवर्स के जितने भी हैं उसका रूल भी मैंने बताया था, याद कर लेना कि इसमें से कौन कौन से मान जो है हमेशा π/2 से π/2 तक होते हैं, कौन से 0 से π तक होते हैं, और किस किस के अंदर जो है पाई में से घटाया जाता है। तो इसका डायरेक्ट जो है आंसर हो जाएगा -π/2 से +π/2 तक। इस तरह से आपको इसको याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको दे रखा है, सारणी का क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि ये जो है वो इसके बराबर है, तो आपको के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहां से इसका सारणिक निकाल लेंगे स्टूडेंट। पहली रो के अनुसार मैं इसका सारणिक निकाल रहा हूं, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ए है, तो इसको और इसको छोड़ देंगे, यानी ए से ले रहे हैं फर्स्ट में, तो इसको और इसको छोड़ देंगे, पहली रो और फर्स्ट स्तंभ को छोड़ देंगे, तो सी इंटू बी, यानी कि बी सी माइनस, इधर बी इंटू सी माइनस माइनस प्लस के बी सी, फिर माइनस, बीच में साइन जो है वो माइनस का होता है, ये प्लस माइनस और ये प्लस होता है, तो ये माइनस, फिर ये आ जाएगा बी, और बी भी किसका दे रखा है आपको, माइनस का दे रखा है, बी भी है माइनस का दे रखा है, तो हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे, अब यहाँ से जब बी को ले रहे हैं तो इस पूरे को छोड़ देंगे और इस पूरे को छोड़ देंगे, तो आपके पास बचेगा सी और ए, तो हम इसको लिख देंगे -AC। फिर यहाँ से इसको और इसको लिया, तो इसको और इसको लेंगे, बीच में चिन्ह किसका होता है, माइनस का, तो AC माइनस माइनस प्लस, प्लस का AC हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर प्लस, और ये माइनस का सी है तो माइनस के सी ले लेंगे स्टूडेंट। फिर उसके बाद इस पूरी लाइन को छोड़ देंगे और इस पूरी लाइन को छोड़ देंगे, तो b इंटू ए, माइनस माइनस प्लस ए बी, फिर बीच में माइनस, फिर इसको और इसको छोड़ा तो b इंटू ए, माइनस और माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। अब इसको a से इंटू कीजिएगा, ए बी सी माइनस ए बी सी, इसको कीजिएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस के बी है, प्लस बी को इससे करेंगे तो माइनस के ए बी सी, फिर प्लस के बी को इससे करेंगे तो माइनस के ए बी और सी हो जाएगा स्टूडेंट। और इधर से फिर सी को इससे कीजिए, इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के ए बी और सी, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस के ए बी और सी हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहां से देखो ए बी सी जो है वो कट जाएंगे, इधर ये माइनस के ए बी सी, ये भी माइनस के ए बी सी, ये चारों माइनस के ए बी सी हैं, तो ये माइनस के 4AB और C आ जाएंगे। अब इसका जो सारणिक आ रहा है वो माइनस के 4ABC आ रहा है, जो कि किसके यानी इसमें क्या प्लस करना है, KAB और C बराबर 0 दे रखा आपको, तो ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का हो जाएगा, ABC बराबर प्लस के 4ABC, तो ABC से ABC कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो K बराबर जो है वो आपके पास 4 आ जाएगा। इस तरह से आपको इसको ज्ञात करना स्टूडेंट, तो K की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी इस तरह से। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, आपको दे रखा है, छठी प्रश्नावली का सवाल है ये, अंतराल 1,5 fx आपको दे रखा है x² - 4x + 8 द्वारा प्रदत्त फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान ज्ञात करना है। देखो जब निरपेक्ष उच्चतम मान निकालते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता है कि आपको निरपेक्ष निकालना है, 1 और 5 का अंतराल आपको पहले से दे रखा है, यानी कि 1 और 5 को तो शामिल करना ही है। फिर हम और भी देखते हैं कि और इसके क्रांतिक बिंदु कहां तक हो सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, fx जो आपको दे रखा है 4x + 8, सबसे पहले f' ज्ञात करते हैं, f' में d बट्टा में dx x² - 4x + 8, तो इस पे करेंगे तो x² पे क्या हो जाएगा 2x, और 4 का क्या हो जाएगा -4, क्योंकि x का 1 होगा, और 8 का हो जाएगा 0, तो आपके पास f' जो है वो 0 आता है। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या लिखते हैं कि माना
एफ डैश एक्स जो है वो 0 के बराबर मान लेते हैं। तो 2x माइनस 4 बराबर 0, 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 2x बराबर 4 और x बराबर जो है वो आपके पास 2 आ जाएगा। अब आपके पास जो क्रांतिक बिंदु आ गए हैं, आपके पास क्रांतिक बिंदु जो है 1, 2 और 5 तीनों आ गए हैं आपके पास। 2 भी आ गया है, 1 भी आ गया, 5, तो तीनों पे हम फलन में रखेंगे। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। ध्यान रखें जो क्रांतिक बिंदु आता है वो हमेशा एफ एक्स में ही रखा जाता है जब आपको निरपेक्ष उच्चतम का मान पूछा जाता है। तो यहां से एफ ऑफ 1, पहले 1 पे चेक करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 8, यानी कितना आ जाएगा, 4 एका 4, 1 एका 1, 8 और 1 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा स्टूडेंट। इसी प्रकार 2 पे चेक करेंगे तो 2 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 8 बराबर, अब देखो 4 को 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, और 8 में से 8 जाएगा 0, तो बचेगा आपके पास 4। इसी प्रकार अब 5 पे चेक करते हैं तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 प्लस के 8, तो 4 5 20, 5 5 25, माइनस के 20 प्लस के 8, 25 और 25 में से 20 गए 5, 8 और 5 13। तो निरपेक्ष उच्चतम का जो मान है, निरपेक्ष उच्चतम का मान, निरपेक्ष उच्चतम का मान आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 13 आ जाएगा। उच्चतम का मान सबसे बड़ा मान ये वाला आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट 13 आ जाएगा निरपेक्ष उच्चतम का मान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, खाली जगह का आपको दे रखा है कि dx समाकलन है dx बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट आपको पता है कि हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि नीचे जो मान दिया गया है इसको पूर्ण वर्ग विधि से, कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से इसको 2 फैक्टर में बदल दो। तो पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। तो इसको जो पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे, इसके क्या बोलते हैं, इसको गुणनखंड करेंगे, तो क्या करते हैं कि बीच वाला जो होता है x के साथ वाला, उसके आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़, सॉरी x के गुणांक के आधे का वर्ग इसमें एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो एक्स स्क्वायर x के साथ में 2 है, 2 का आधा 1, तो 1 का वर्ग एक बार जोड़ेंगे और सॉरी एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो प्लस 2x, एक बार जोड़ेंगे तो प्लस 1, घटाएंगे तो माइनस 1 और प्लस के 2 का 2। तो ओवरऑल अगर आप इसको चेक करोगे तो ये जो है स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर जो है 2 में से 1 घटेगा तो ये प्लस का 1 बच जाएगा। अब यहां से एक चीज, इसको डायरेक्ट यहां पर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट dx x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/1 प्लस x प्लस 1 और इसका स्क्वायर dx। तो अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा स्टूडेंट कि tan इनवर्स जो है किसके बराबर आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी tan इनवर्स का अगर आप क्या करते हो हमेशा, सॉरी यदि इसका अवकलज करते हैं तो ये आता है इस तरह से। अब इसको यहां से हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, तो यहां से यानी इसका जो समाकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, tan इनवर्स, तो यहां से लिख देंगे tan इनवर्स x की वैल्यू क्या दे रखी है, x प्लस 1 और प्लस में क्या आ जाता है c, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आपको दे रखा है एक अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण दे रखा है x dy बटा dx प्लस 2y बराबर x का स्क्वायर। तो यहां पर आपको एक बात पता है स्टूडेंट कि ये एक्चुअल में अवकल समीकरण इस प्रकार का होता है dy बटा dx प्लस py और बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, अभी कोई भी मान है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर दे रखा है तो क्यों लिख देते हैं, वैसे क्यों लिख दो, भले कुछ भी लिख सकते हैं हम, इस तरह से इसको लिख देते हैं। अब यहां से क्या होता है, थोड़ी सी बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर यहां समाकलन गुणांक की जगह
अवकलज गुणांक दिया होता तो जो p का मान होता है वो अवकलज गुणांक होता है, ध्यान रहे स्टूडेंट। और अगर आपसे समाकलन गुणांक पूछ लिया है तो समाकलन गुणांक के लिए आप क्या करते हैं, आप जो IF ज्ञात करते थे फर्स्ट और सेकंड वाले रूल में IF ज्ञात करते थे जो, उसके लिए जो हम फॉर्मूला लगाते थे E समाकलन P dx इंटीग्रेशन P का करते हैं, तो ये फॉर्मूले से जो मान आता है यहाँ पर आपके पास है ना, तो वो IF की जो मान होते हैं वो समाकलन गुणांक कहलाते हैं। IF जो है वो समाकलन गुणांक कहलाता है और P जो है वो अवकलज गुणांक कहलाता है। तो यहां से इसको ज्ञात करेंगे, तो पहले तो इस कंडीशन को इस तरह से लाएंगे, यानी dy बटा dx को अकेला करेंगे, तो इसके साथ कुछ भी गुणा में होता है वो सब में गुणा कर भाग कर देते हैं, तो x का सब में भाग करेंगे तो dy बटा dx प्लस 2 बटा x इंटू वाई एक्स स्क्वायर बटा में x, यानी कि dy बटा dx प्लस 2 बटा में x और y और बराबर में x। तो यहां पर देखो y के साथ जो गुणांक है वो p कहलाता है, तो यहां से हम रख देंगे IF में, तो e p की जगह आ जाएगा 2 बटा x और dx। तो यहां से स्टूडेंट आप ध्यान देंगे e 2 जो है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 1 बटा x dx, और 1 बटा x का आप जानते हैं क्या होता है, 1 बटा x को हम लिखते हैं log x, याद है आप लोगों को। तो यहां से देखो ये सीधा तो होता नहीं है, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, log में आ गया तो डायरेक्ट IF जो हम log में लेंगे नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 2 को उधर ले जाते हैं तो ये घात में चला जाता है। आपने logs की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो पावर को सामने लाया जा सकता है और सामने है तो पावर में लाया जा सकता है, यानी ये आ जाएगा आपके पास e की पावर log x की स्क्वायर। तो यहाँ पर हम log लेते नहीं है, तो डायरेक्ट जो है e की पावर में अगर log x स्क्वायर या x की पावर आती है, log के साथ कुछ भी आता है तो इसको हम डायरेक्ट IF में क्या लिख देते हैं भाई, जो भी log के साथ बचता है, तो ये एक्चुअल में x स्क्वायर जो है वो IF का मान हो जाएगा, जो कि समाकलन गुणांक हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर, ये इसका जो है समाकलन गुणांक आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो है हम करने जा रहे हैं। ये दे रखा है सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप, मैं इसको मान लीजिए a मान लेता हूं, सदिश a, ये आपके पास है 2i कैप माइनस 3j कैप, और इसको मान लेते हैं सदिश b, आपको दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप, ये दे रखा है। आपको प्रक्षेप निकालना है a और b के बीच में, तो प्रक्षेप का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो स्टूडेंट, आपके पास क्या होता है a डॉट बी अपॉन में b का परिमाण, अपॉन में b का परिमाण। तो यहां से a डॉट बी यानी अदिश गुणज है, अदिश गुणज है तो 2 इंटू 3 सॉरी प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6। देखो स्टूडेंट अदिश गुणज करना है, अदिश का मतलब i इंटू आई से गुणा होगा, j से होगा और k से होगा। तो 3 को पहले 2 से करेंगे, 2 तिया 6 और फिर प्लस माइनस माइनस 3 दुआ 6 बट्टा में b का परिमाण, तो b का परिमाण निकालेंगे, तो b का परिमाण निकालने के लिए क्या होता है रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। हम यहां से करेंगे स्टूडेंट, यहां से 2 इंटू 3 6 माइनस 2 इंटू 3 6 बट्टा में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, तो आपके पास आ जाएगा 0 बट्टा रूट 13। ओवरऑल जो है इसका प्रक्षेप जो है वो 0 आ जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से जो है ये प्रक्षेप आता है हमेशा, तो वो प्रक्षेप काफी बार पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला याद रखो स्टूडेंट, अदिश गुणा करना होता है इसमें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप स्टूडेंट इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में शेयर जरूर करें अपने स्टूडेंट के साथ, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके क्लास के लिए ला सकूं।